इस वीडियो को सुनने से पहले आपने इसका भाग 5 सुन लिया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चलिए सुनिए गोदान उपन्यास का भाग 6। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। जुनिया ने उसके अरक विकसित यौन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे। खासा देव है, मुक्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता? डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यही फौलाद की हड्डियां हैं। 300 डंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता। नहीं, अब तक सीना यों निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैला कर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, अभी दिखा दूंगी, लेकिन यह भी तो सभी एक से हैं। तुम किस किस की मरम्मत करोगे? न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर और देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और वह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो नीरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। जुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा गुस्सा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निबाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है, उसी में गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहीं 5 से दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थीं, कोई 20-20, 25-25 की होगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साहित्य कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनियम वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतरी ही भीतरी खूब गुलछरे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबा सिर नीचा किए जैसे मुँह में कालिक सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेगी। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने फटकारने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया, लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती। भाई मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज़ रोज़ की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुँह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर जबर आता है। कुछ बेचारियाँ ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं, हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों को ही देखो, हमारे भाई काले कुटबे नहीं हैं। 10 जवानों में 1 जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ी लाए, रोज़ चाट खिलाए। बालियां और मिठाइयाँ मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर अमीर काट देना, बस अपना तो यही रोग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेंगे तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेंगे तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरतों को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी को साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो, तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिपकर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था।
कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। दुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुक्त कर लिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग, फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। दुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रख रख कर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा भी तो देख लें। जुनिया ने गोबर से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूँ न जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूँगी, और जो न मिली तो लौट जाना, तो फिर मैं न आऊँगा। आना पड़ेगा नहीं, कह देती हूँ, तुम भी वचन दो मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे न आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा था। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाले, नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार करते थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश की चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तंखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपये भेंट करेंगे। रात को धनुष यहाँ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के दे दिए और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटनों तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर में इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष योग होगा, उसके बाद एक प्रहसन नाटक। कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी ख़त्म न हो, और इतना विलस्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी इसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। ओंकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है, अपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकारनाथ ने मुँह फेर लिया। मिस्टर तंखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हो। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं होगा। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के
परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान और तिलांजलि दे दें, चरावर ज़मीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुँह में जैसे कालिख लग गई। वे खुद समनिष्ठवाद के पुजारी थे और सीधे घर में आग न लगाना चाहते। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े को दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मर्दित मंच आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। मैं तो उनका व्यवहार करे, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली ज़िंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस्य में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफगोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अन्य यात्रियों की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ़ कर देते थे। अपने बखान से अनाज निकाल कर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद करते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा का पालन करना उनका सनातन धर्म था। लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी भी एक दांत फोड़ कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए सभी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था और शिक्षा जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अक्सर और नियोजन 10-10, 5-5 हज़ार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्जलता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती डालियाँ न दें तो बारी समझे जाएं, शान से न रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए।
हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्लभ, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जुबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समझ के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी है। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निबाह कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातें पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसीलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटने की चेष्टा करना मानव जाति के लिए सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ, और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज़ नहीं। जब से मनुष्य ने ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाएंगे तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी उपायों के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राजकर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी समय हम बुद्धि के हाथ में अधिकार नहीं देना चाहते। सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विश्व होने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिग का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पर आई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तांडव केदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूद कूद कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ पर दर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहीं हाव भाव। मनोकारों पर कठोर निर्भय, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया।
आपने मिस्टर मेहता के हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिलोस पर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो अपने आतंकवादियों को उखेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफरों में सैरदेता क्यों गायब हो जाती है। मेहता झांप गए। बिना ब्याह थे और नवयुवक की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर जो ही कोई महिला आई और आपकी जुबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता है। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलोसफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दशा भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहाँ मिस मालती जाए वहाँ खन्ना का पहुँचना जालिम था। उनके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाहें अधिक से अधिक उन्हीं पर रहें। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलोसफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलोसफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं। आपकी तरह ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बात किए बिना जाए कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कह कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे ज़मीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलोसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कंवारे हैं। यह रोग सभी फिलोसफरों का होता है। अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मरज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलोसफर से शादी करूंगी और यह वर्ग शादी के नाम से गड़बड़ाता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सलहृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही न रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाहिए तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं। नहीं, इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलोसफर न होंगे। जब अपनी चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूँ समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख देते हैं। बेचारा न अपना उपकार कर सके न औरों का। पब्लिक उनसे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहें, जेल जाएं, मार खाएं, घर में माल असबाब की कुकी कराएं। यह उनका धर्म समझा जाता है, लेकिन उनकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो तो वह सब कुछ उसे हर एक विधा, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे क्यों मुझे वंचित रखती हैं। मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखे, कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है। कामिनी देवी लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोगविलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे। कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सके तो आपका प्रचार दुगुना हो जाए।
लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यही तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूँगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज़ बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया है और विवेक है, वह मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार है। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइए, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती है। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गई। मालती ने उन्हें सहृदय नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस कड़ी ओंकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूंछें खड़ी हो गई, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यों वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस सभा में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी अनीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कनखी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट में काफ़ी मदद मिल सकती है। जनता को तो आपने देख लिया, उनसे अपील की, उनकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को ही आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर न निकलने लगे तो सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगे तो मुझे जितना चाहें कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओंकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांतों के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दम्द कहती हूँ। आपकी इच्छा, धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर आपके फ़ायदे के लिए देश का धन विदेश बेचते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तरह से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बंगले जागते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की, तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांतों का ढोंग कीजिए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूँ। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार और की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं संकोच जाता है। यही बात अभी मैं कह रहा था, विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं, और मैं भी फिलोसफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलोसफी में डूबा हुआ है।
मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलॉसफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपनी फिलॉसफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या समझती है कि फिलोसफरों को हमेशा फाकेमस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलोसफर अगर मोह पर विजय न पा सके तो फिलोसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलोसफर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आप भी उसी दशा में फले फूले जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधना है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें जिनमें मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समविष्टवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता तो आपको यह सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही ज़रूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलोसफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री अपनी आवश्यकता है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियाँ हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी। तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल पास हो, शायद उनका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुँह सिकोड़ लिया, मानो कह रही हो, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को तो मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष का है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं, क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत वह उनके लिए है जो वह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर वह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम है जो लोभ से अपना गला छुड़ा सकें। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए। और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लिए लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गई और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था, उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर खिंचवाते थे। खिंची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्ग, मुर्गियाँ, बकरा, हिरण, तितर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहीं बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगे? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ़ रखिए हैं मिर्ज़ा खुशेद।
यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, बुरी बुरी मूंछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल, सफाचट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे, ऊपर से हेट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कराए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिलगीबाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आसनाई कर बैठे। मुकम्मेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ तो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। मुंबई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनके हिसाब किताब कर लेंगे और जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनके वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहीं से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियाँ, रुपये सब उड़ा दिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी, कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज़ की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चाहिए। मज़ा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्ज़ा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपये की एक थैली। हुश, 100 रुपये, लाख रुपये का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा तो आप खुद अपनी फ़ीस बताएं। 1000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का एक नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुँह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूक के एक काले तिल पर समरकंद और बोखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवंद मिर्जी और हुस्न पर पति का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो, सच्चे सुरमा की कसम, पीछे कदम न हटाए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, जिनकी जेब से 5 रुपये निकले। मिर्जा ने मुँह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब में 5 रुपये। लाहौल विला कुबत। कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लाए। खन्ना खिसियाकर बोले, अजी उनके पास 1 पैसा भी न होगा। कौन जानता था कि हाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता, आप फिलोसफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी भद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुँह लटका कर लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी से आने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुश नसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने हका मारा और जेब से 100 रुपये के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों न हो फिलोसफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शार्दिक हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था? जाकर पूछा, अंदर आऊँ? बोली, हाँ है मेहता जी, आइए।
मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं, आपने तो देखा है। बस वहीं आपके पास रुपये हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए। ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपये न दिए तो बेदाग निकल जाएगी। पीछे से कौन देता है, शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाल दी कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसियाकर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। कुशेद ने घाव पर नमक छिड़का। अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिनके लिए आपका दिन बैठा जाता है। खुदा झूठ न बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिए एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी। देखिए मिर्जा जी, तबेले में तली आहूत अच्छी नहीं। मिर्जा ने दूम हिलाई। कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई। मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपये खुद दे दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 30-100 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही है। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही है। धन्य भाग। राय साहब के साथ ही हॉल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई। बैठिए, तसल्लुफ़ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तसल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ समझे और आपका शोभा भी नहीं देता। लेकिन यही जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित है। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझे, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं, मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नज़र में आपके नाम की सड़कें बनेगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बंटाने को उत्सुक हैं। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हो। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यों वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रंग देते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्छृंखलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोंग समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुपयोग कभी निष्फल नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वे स्वयं अपनी नज़रों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझ कर की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती से किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनाना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जुबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है, तो अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा।
उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर और उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह बात समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फ़र्ज़ अदा करने में कभी किसी से पीछे रहें। मिस मालती ने देखा शराब कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझेंगे तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उनका सबसे बड़ा साधन उनका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों को जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यही विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500 प्रतियाँ भी ले तो 25,000 प्रतियाँ तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्ज़ा साहब की यह सलाह है कि कौंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगवाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता सरकार स्वीकार की जाए और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्ज़ा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पात्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्ज़ा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य। मैं गर्व नहीं करता, कभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है, मिस्टर मेहता ने सुधारा नहीं। महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने तो तपस्या की है, वह इस प्रांत के लिए नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्ज़ा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पेग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि कौंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, इससे सारा काम हम लोग कर देंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपेगेंडा, न दौड़ धूप से। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमसे आपसे सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम्भ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हमें आज से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षुद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास करते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जैसे विशाल हृदय व्यक्ति है, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हो, वे कृपा करके यहीं से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने गड़े को ठोंका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी सभ्य खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकारनाथ का चेहरा जट पड़ गया। इस बदमाश ने है क्या बेबक की सहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं के मुर्दे उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुँह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा
उदारचेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा। ऐसी शंका करना उनकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे। यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बिंदवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिनकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप ललायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्णश्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थर से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति की विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वह तो रेल गाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल चुका है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधौर्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजा तरसते हैं वह आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने गिलास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए। और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं नीरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हॉल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद कह कह निकल गए पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना है। कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का गड़ा, फोड़ दिया। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है कि वह उनकी यथाचित रक्षा करेगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। कह कहों से होल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ी थी। दूसरा गिलास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम था, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने भी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है। आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाज़ें आई, हो हाँ ज़रूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे। उनका मस्तिष्क उनका असभ्य हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंदर गति से एक सोपन की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उसकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ, मुँह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा, वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुधि ही न रही। यह सोपन का रोमानी वैचित्र्य न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें आकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहीं कोई कसीदा नहीं, आगा नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है, हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ़ की गई है।
संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं, किसी के बाप का नौकर नहीं, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं। हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं, हम सबका गुलाम हैं। हम आपका चरण रज हैं। मालती देवी हमारा लक्ष्मी, हमारा सरस्वती, हमारा राधा। यह कहते हुए मालती के चरणों की तरफ झुके और मुँह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियाँ हटाकर उनकी ज़मीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुँह ले जाकर बोले, राम राम सत है, कहिए तो आपका जनाजा निकालें। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है। एक एक को अपने पत्थर में रंग देगा और ऐसा रंग देगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना तोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुकाम भी पंडाल में आ पहुँचे थे। लोग इधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूंछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ। ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सुदरी, सिर पर पगड़ी और कुला है, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखी और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा 7 का आदमी का डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है। उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार? उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध से भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है, यही कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा ज़मीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ का कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 50 जवान हैं। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था, 1000। वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बतलाएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है। हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोरों से डांटा, कहाँ जा तुम? कोई नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फेर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देख कर भागता है। हमारा अपना कांसल है। हम सबको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ के किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल की लूट करता है और यहाँ मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाओ, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा, अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी अभी दे दे या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है, जिस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान हैं। हमारे कबीले में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज़ सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट देगा और तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको तरफ आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से 1 मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था।
वह अपने ही गांव में एक पठान के डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उनकी बंदूक को क्या कहते। उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया और इससे बंदूक चलाई। हरा तो होते ही है ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उनके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उनके सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेलकर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहीं की काउंसिल का मेंबर हूँ और ये देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यही सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने ज़मीन पर पैर पटके, पैंतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बक करो। काउंसलिंग का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देगा। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम राय साहब की तरफ इशारा कर अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरकस कहे जाता है। तुमने हमारे रुपए लूट लिए। न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चोर, सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मगन थे। जमींदारी के नौकर यों भी आलसी और कामचोर होते ही हैं। जब तक 10 दफ़े न पुकारा जाता बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे एक शुभ कार्य में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पान निकल जाता। दाढ़ी के लिए एक एक बाल नूच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद है। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्ज़ा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपनी पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मज़ा चखा देता। खन्ना रोता मुँह बनाकर बोले, कुछ रुपये देकर किसी तरह इस बात को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है। मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते हुए एक उजड़ पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता। क्यों आप लोग उस पर झपटकर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते। बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दे। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 पैर कर दे तो यही सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी की सज़ा दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े कबीले का सरदार है। उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है। हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएंगे और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मज़े से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी और ऐसा जान पड़ता है बिना 2-1 खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी, आप तो हमें ऐसा लताड़ रही हैं मानो अपनी प्राण रक्षा करना चाहती। प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह है प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे दुख होता है। 1000 का ही तो मामला है। आपके पास मुफ्त में 1000 है, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती। आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष। राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसमें देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही। मिर्ज़ा साहब ने संदेह ऐसी हिलाकर कहा, राय साहब, आप अभी इन सबों के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हैं। यह फेर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इसका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तनख्वाह बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हज़ार का
वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की ही बात है और रुपये मौजूद है तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं। मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं यह मैं न समझती थी। मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपये इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो आपके घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगे। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिरगिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नहीं मानेगा। इतनी देर यहीं खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देगा। तुमको एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देगा तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यही आ जाएगा। बस फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है मगर कोई सच्चा आशिक नहीं। सच्चा आशिक क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्ज़ा ने घिघियाकर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मूजी को रुपये दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनक कर बोले, हरगिज़ नहीं, आज जो कुछ होगा हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लाल सा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया और अब इन कांड में उन्हें मनचलेपन और आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इस नरपुंगवों के बीच में रहकर उनके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जलता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ पठानों ने उन्मुक्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निसंग भाव से कहा, तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, ओ तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकता। तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। अपने मासूका के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उसके यार दोस्त भी देखें, कैसे मालिक को बुलाएं। वह अवसर खोज रहा था और जो ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहीं आया, मगर यहीं का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर-थर काँपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुभव कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तानकर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंदे बंदे कौन फिरे, रिश्वत के रुपये कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर। तब तो वह मौत के मुँह में भी कूद सकता है। उसने झपटकर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अडंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आप रहे और लगे पस्तों में गोलियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे यह तो मिस्टर मेहता है। वहीं लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपथपी देता और मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गर्व। चुपचाप खड़े मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोज से कहा, आपने यह बहुरूपन कहाँ सीखा? मेरा दिन अभी तक धड़ धड़ कर रहा है।
मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जरवामर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिए।